डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12 के पाठ का पांचवा पॉइंट, जिसका नाम है कोयला एवं पेट्रोलियम का संरक्षण, इसके बारे में समझेंगे। यानी कि इस पॉइंट में दो बातें हैं। एक तो कोयला, पहले अपन कोयले के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मुख्य रूप से जो बातें हैं वो ये है कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ है और कोयला कितने प्रकार का होता है, पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, और पेट्रोलियम से क्या क्या बनता है और इसका क्या उपयोग है, इनके अन्य क्या विकल्प हैं और इनका संरक्षण हमें कैसे करना है, यानी कि इनकी सुरक्षा, इनको बचाने का काम कैसे करना है, ये सारी बातें हैं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं पहले कोयले के बारे में। ठीक है, पहले अपन पढ़ेंगे कोयले के बारे में। तो देखिए यहाँ पर कोयले से आप सभी परिचित हैं, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा है, कक्षा 8 और 9 के अंदर भी पढ़ा होगा कोयले के बारे में। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ईंधन का मतलब होता है जिसको मुख्य रूप से अपने जिससे ऊर्जा बनती हो, ऐसा पदार्थ जिससे अपन को ताप या उष्मा, ठीक है, तो ताप भी एक प्रकार की ऊर्जा है और उष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो यहाँ पर ऐसा पदार्थ जिसका अपन दहन करें, विज्ञान की भाषा में दहन कहेंगे और हिंदी में अपन कहें तो जलाना, किसी वस्तु को अपन जलाते हैं तो उसको विज्ञान की भाषा में दहन कहा जाता है, और उससे हमें ताप या उष्मा प्राप्त हो तो वो ईंधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो ईंधन कहलाएगा। ठीक है, जैसे लकड़ी भी एक प्रकार का ईंधन है, लकड़ी को अपन जलाते हैं ना चूल्हे में, तो वो ईंधन है। दूसरा, आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि कोयले की अपन बात कर रहे हैं, तो कोयला, ये अपने जो घरों में लकड़ी जलाते हैं उससे जो कोयला बनता है उस कोयले की बात नहीं है यहाँ पर। ये उस कोयले की बात है जो पृथ्वी के नीचे दबा हुआ है और जिसको खान से खोद करके निकाला जाता है, तो ये उस कोयले की बात हो रही है। ठीक है, आप अपने साथ में ये पाठ्य पुस्तक के ये किताब लेकर के बैठिए और जो बातें मैं आपको बताऊं अंडरलाइन करने वाली, वो आप इंपॉर्टेंट हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, वहां से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे। तो पहली ही चीज ये है कि कोयला क्या है, कोयले की परिभाषा। ठीक है, तो आपको यहां से अंडरलाइन करना है, कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है। ठोस है, कोयला ठोस होता है। देखो, पदार्थ की आपने 5 अवस्थाएं होती हैं, वैसे मुख्य 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो ठोस होता है। दूसरा, एक कार्बनिक पदार्थ है, यानी कि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। कार्बन के अलावा कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं, हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है, अन्य भी, सल्फर भी है, फास्फोरस भी है, अन्य पदार्थ भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कार्बन होता है। ठीक है, ज्यादा संख्या में कार्बन होता है, इसलिए कैसा पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ है, और इसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, और ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों के रूप में कोयला अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि ऊर्जा, मैंने बताया कि ईंधन से अपन को क्या मिलती है? तापीय ऊर्जा, है ना, उसमें ऊर्जा। तो ये कोयले को अपन जलाते हैं तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे बिजली का निर्माण भी हो सकता है। ठीक है, और इससे जो है अपने कोयले को जला करके अपन भाप, पानी को गर्म करके भाप बनाएंगे तो उससे अपन उससे भी बिजली बना सकते हैं। इसके बहुत सारे अल्टरनेट उपयोग हैं। तो ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में इसका नाम आता है कोयले का। ठीक, तो आगे देखिए, लिखा है कुल प्रयुक्त ऊर्जा का 35 से 40% भाग कोयले से प्राप्त होता है। यानी कि कुल ऊर्जा उसका लगभग 35 से 40% कोयला है, इस कोयले से ऊर्जा प्राप्त होती है। सभी ऊर्जाओं की बात करें, जैसे 100% ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, तो उसमें से 40% तक कोयले का रोल होता है। विभिन्न प्रकार के कोयले में कार्बन की अलग अलग मात्रा होती है। कोयले से अन्य दहनशील एवं उपयोगी पदार्थ भी प्राप्त किए जाते हैं, यानी कोयले से अपन अन्य पदार्थ भी प्राप्त कर सकते हैं। वर्षों पूर्व, अब देखो यहां से इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है यहां से कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है ना, पृथ्वी के अंदर जो खान से अपन खोद के निकालते हैं कोयला, तो उसका निर्माण कैसे हुआ, तो यहां से क्वेश्चन बनता है। तो आप यहां से इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बातें मैं आपको बताऊं कि इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन करने वाली, उसको तो आपको याद करना ही है। प्रश्न बनेगा कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है ना, तो यहां से आपको इसको लिखना है कि वर्षों पूर्व, यानी कि हजारों करोड़ों वर्षों पहले, वनस्पति के भूमि के नीचे दबने से, वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों के, और भूमि के नीचे दब गए वो। अब वो भूमि के नीचे किसी भी भूकंप के कारण दब गए होंगे, या कोई बड़ा उल्का पिंड टकराया होगा उससे दब गए होंगे, वो कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन वो नीचे दब गए मिट्टी के अंदर। ठीक है, दबने के कारण कालांतर में लंबे समय में कोयले का निर्माण हुआ। ठीक है, कालांतर मतलब लंबे समय में, बहुत अधिक समय लगा, कई हजारों वर्ष लग गए कोयले को बनने में। वो पेड़ पौधे, जो वनस्पति थी, वो नीचे दब गए। आगे लिखा है लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व है, ये आइडिया लगाया जा रहा है कि कितने साल पहले, 30 करोड़ वर्ष पूर्व है। पृथ्वी घने जंगलों, उसमें पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े जंगल थे, घने जंगल थे, काफी पेड़ पौधे थे। कच्छ क्षेत्रों
एवं जल धाराओं से तर थी। ठीक है, उस समय प्रकृति जो है अपने चरम पर थी, उस समय पेड़ पौधे जो है बिल्कुल शुद्ध वातावरण था, और वनस्पति समूह की जल में गिरकर मृत्यु हो गई, जो बाद में मिट्टी की परतों के नीचे दबते चले गए। ये पूरी प्रक्रिया बता रहा है यहां से लेकर के, ठीक है, अभी तक अपन को अंडरलाइन करते चलना है इसको। यानी कि वो पेड़ पौधे जो है जल में डूब गए और उसके ऊपर मिट्टी जमनी शुरू हो गई, ठीक है, और मिट्टी की परत बन गई, उसके नीचे दबते चले गई। ठीक, भूगर्भ में, भूगर्भ का मतलब है मिट्टी के अंदर, अपन कुआं खोदते हैं तो एक प्रकार से भूगर्भ की बात कर रहा है, मिट्टी के अंदर की बात कर रहा है, पृथ्वी के अंदर की बात कर रहा है, अपन खोदते हैं उस समय। तो वहां क्या होता है, भूगर्भ में उच्च तापमान, वहां तापमान बहुत ज्यादा होता है। जो जो अपन नीचे जाएंगे, जैसे मान लीजिए अपन कोई व्यक्ति नीचे कुएं में देखते हैं अपन, तो उसके अपन गहराई में जो जो जाएंगे वहां तापमान बढ़ता जाएगा, पृथ्वी के अंदर का तापमान बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उच्च तापमान है, उस कारण से क्या हुआ, वो पेड़ पौधे जो नीचे दब गए थे वो तापमान के कारण अंदर ही अंदर जलने शुरू हो गए। ठीक है, वो दबाव, क्योंकि ऊपर मिट्टी के परतें बनती गई इसलिए वहां दबाव भी ज्यादा था। दबाव यानी कि प्रेशर, दाब जिसको कहते हैं, दाब ज्यादा होता क्योंकि मिट्टी के नीचे दब गए। कारणों से जीवावशेष कोयले में परिवर्तित हो गए। जीवावशेष यानी कि जीव प्लस अवशेष, जीवों के जो अवशेष थे जैसे पेड़ पौधे का तना है, ठीक है, वो कोयले में बदल गए। किस कारण, उस तापमान, उस दाब के कारण। तो यहां तक आपको इसको, ये इसका कारण लिखना है, किसका, कोयले के निर्माण का। अगर पूछा जाए कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ, तो ये सारी बातें यहां से लेकर के यहां तक लिखनी है। क्लियर। अब दूसरी बात देखो, आगे बता रहा है कि कोयले में क्या क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी अपन ने कि कोयले में मुख्यतः कार्बन, ठीक है, और उसके यौगिक होते हैं। कार्बन की वजह से हाइड्रोकार्बन हो सकता है, और कार्बन तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त, यानी कि इसके अलावा नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी होती है, गंधक, गंधक या सल्फर एक ही बात है, ठीक है, गंधक भी होता है। इसके अतिरिक्त फास्फोरस और कुछ अकार्बनिक द्रव्य भी पाए जाते हैं, फास्फोरस भी होता है। ये सारी चीजें कोयले में पाई जाती हैं। क्लियर। ये कोयले के अंदर संगठन की बात आ गई, कोयले में क्या क्या होता है, तो कोयले का संगठन का भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यदि पूछ लिया जाए कि कोयला जो है वो किन किन से मिलकर बना होता है, तो आपको यहां से पूरा ये लिखना है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये लाइनें, 4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखो, जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो यहां से निकल के आता है बोर्ड परीक्षा में। नमी रहित कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को निम्नलिखित 4 प्रकारों में, 4 भागों में बांटा गया है। अब देखो, सुनो ध्यान से। पहला क्वेश्चन बनता है कि कोयले को किस आधार पर बांटा गया है, कार्बन की मात्रा के आधार पर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कोयले के कितने प्रकार हैं, तो 4 प्रकार हैं, और चारों के नाम आपको याद होने चाहिए जो कि यहाँ किताब में लिखे हुए हैं। ठीक। अब देखो, इनको याद करने का एक तरीका बताऊंगा आपको, मैं एक ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि बच्चे अक्सर याद तो कर लेते हैं लेकिन वो परीक्षा में भूल जाते हैं। तो एक अल्फाबेट, अल्फाबेट जो होता है ना, एबीसीडी का क्रम। ए यानी कि एंथ्रेसाइड, ठीक है, बी यानी कि बिटुमिन्स, फिर सी डी ई एफ जी एच ए जे के एल, एल यानी कि लिग्नाइट, एल एम एन ओ पी, पी यानी कि पीट। अब ये सीक्वेंस आपको होगी, सर ये सीक्वेंस से याद करना जरूरी है क्या, इसको क्रम से याद करना जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी है। क्यों, क्योंकि इसमें जो कार्बन की मात्रा है ना वो घटते हुए क्रम में है। सबसे ज्यादा कार्बन होता है एंथ्रेसाइड में, लिखा ना यहाँ पर 94 से 98%। अब आपको ये प्रतिशत भी याद करना है, और आपको मैं बिल्कुल आसान तरीके से बता दूं कि आप इसमें जो प्रतिशत है वो लगभग याद कर लो कि एंथ्रेसाइड में 90 से ऊपर होता है। ठीक है ना। और दूसरा है बिटुमिन। बिटुमिन जो कोयला है इसके अंदर लगभग 80% होता है। क्या होता है, मैंने इसमें 90 से ऊपर, ठीक है ना। ये 94, 98 ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, लगभग याद कर लो कि 90% है, इसमें लगभग 80% है। ठीक है, बिटुमिन के अंदर। तो ए एंथ्रेसाइड, बी बिटुमिन में थोड़ा कम हो गया। फिर उसके बाद में अल्फाबेट के हिसाब से देखें तो एल लिग्नाइट, लिग्नाइट में 28 से 30%। ठीक है, लगभग आप इसको 30% याद कर लो, या 30 या 40% भी हो सकता है इसमें। ठीक। और चौथा जो है वो पीट कोयला, यानी कि और कम कर दो उसको आप, इसमें से 40 क्या, तो इसको आप 30 कर दो, या 25 कर दो, 20 कर दो। तो ये एक रफली आपको याद करना है कि किस कोयले में कितने % कार्बन होता है। ये प्रतिशत किसका है, कार्बन की मात्रा बता रहा है कि एंथ्रेसाइड कोयले में 90% लगभग कार्बन होता है, बिटुमिन्स के अंदर जो है 80% होता है, लिग्नाइट के अंदर जो है वो 30% होता है, और पीट कोयले में लगभग 20-25% होता है। ठीक। तो इसको आपको याद भी करना है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइड है, क्योंकि कार्बन ज्यादा होगा तो ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है। सबसे घटिया किस्म का पीट कोयला, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम है, बाकी अन्य चीजें होती हैं जिससे प्रदूषण ज्यादा होता है। ठीक है, धुआं ज्यादा देता है, ताप कम देता है, उष्मा कम देता है। ये अच्छी उष्मा देगा एंथ्रेसाइड, क्योंकि कार्बन ज्यादा है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, पहली बात तो ये समझ में आया यहां तक। आगे देखिए एक चीज और, एक यहां से क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड परीक्षा में, आपके किताब के बीच में से प्रश्न आएंगे
कि कोल गैस का निर्माण कैसे होता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। कोल गैस, ये कोलगेट नहीं है कि आप सोचो कि कोलगेट है। कोलगेट तो टूथपेस्ट होता है ब्रश करने के लिए। ये कोल गैस की बात कर रहा है। कोल कहते हैं अपन को, कोयले को कोल कहते हैं। देखो आप होगी सर कोयले को कोल कैसे कहते हैं, देख लीजिए, ये रहा। कोयले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, COL, तो इसको अंग्रेजी में कोल कहते हैं। ठीक है ना। तो कोयले से जो गैस निकलती है, कोयले को जलाने पर, कोयले के दहन करने पर जो गैस बनेगी वो कोल गैस कहलाएगी। क्लियर, तो याद करने का तरीका मैंने बताया आपको। अब देखो ये कोल गैस का निर्माण कैसे होता है। पहली बात तो ये, तो आपको लिखना है कि हवा की अनुपस्थिति में, यानी कि हवा नहीं है, और 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर कोलतार, कोलतार वही कोलतार है जिसको अपन डामर कहते हैं, सड़कों के ऊपर बनाते हैं, कोल गैस। ठीक है ना, ये बनती है, और साथ में अमोनिया गैस भी प्राप्त होती है। तो ये आपको जरूर याद करना है, कोल गैस वाला। और आगे देखो एक चीज और, एक परिभाषा और बनती है कि इस प्रक्रिया को कोयले का भंजक आसवन कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कोयले का भंजक आसवन किसे कहते हैं। तो आपको यहां से पूरा याद करना है कि हवा की अनुपस्थिति में जब कोयले को 1000 से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो उसमें कोलतार, कोल गैस, अमोनिया यह प्राप्त होता है। इसे ही भंजक आसवन कहा जाता है, कोयले का भंजक आसवन। भंजक आसवन का मतलब है, देखो आसवन का मतलब तो होता है गर्म करना, ठीक है, और भंजक आसवन का मतलब है यानी कि हवा की अनुपस्थिति में गर्म करना। क्लियर। तो यहां पर अपन ने बात कर दी इसमें ये कि हवा की अनुपस्थिति में बात होगी। देखो ये कोयले आपको दिख रहे हैं डायग्राम के अंदर, ये कोयला इस प्रकार से पत्थर की तरह मजबूत होता है कोयला ये। ठीक है, आगे देखो कोयले की खान कहाँ कहाँ है भारत में अपने। भारत में कोयला मुख्य रूप से झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, ठीक, और आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। राजस्थान की बात करें तो देखो अपने सिलेबस में तो नहीं है, परंतु आपको नॉलेज में होना चाहिए, जैसे बीकानेर के अंदर है। ठीक है, वहां कोयले की खान है, तो कोयला वहां भी निकलता है, राजस्थान में भी अपने कोयला है। अब इस टॉपिक का दूसरा जो पॉइंट है वो है पेट्रोलियम। देखो पेट्रोलियम जो शब्द है दो शब्दों से बना है, पेट्रो, ठीक है, पेट्रो प्लस ओलियम। पेट्रो का होता है चट्टान और ओलियम का होता है तेल, चट्टानों का तेल। अब देखो ये जो पेड़ पौधे जीव जंतु जब नीचे दब गए थे तो उनका जो द्रव अवस्था में बदल गया वो तो कहलाएगा पेट्रोलियम, और जो सॉलिड रह गया वो हो गया कोयला। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम के लिए अपन सबसे पहले समझते हैं कि पेट्रोलियम एक अत्यंत उपयोगी पदार्थ है जिसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत अधिक होता है। ठीक है, यानी पेट्रोलियम से बहुत सारी चीजें बनती हैं, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है। ठीक है, ये पेट्रोलियम से बनते हैं। और कोयले की भांति पेट्रोलियम भी एक जीवाश्म ईंधन है। देखो यहां से क्वेश्चन बन के आएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर, किन्हीं दो जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखो, एक तो कोयला और एक पेट्रोलियम, दो नाम आपको लिखने हैं। एक नंबर का छोटा क्वेश्चन बनता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो जीवाश्म ईंधन कहते हैं इसको। ईंधन का मतलब आप समझते हो, जो जिसका दहन होता है तो उससे अपन को ऊर्जा या उष्मा प्राप्त होती है, ताप या ऊर्जा या उष्म ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, वो ईंधन कहलाता है। जीवाश्म मतलब क्या होता है, जो पेड़ पौधे जीव जंतु जो पृथ्वी के नीचे दब गए वो जीवाश्म कहलाते हैं, जिसको फोसिल्स कहते हैं अंग्रेजी में, जीवाश्म। ठीक है, यानी जीवों के जो अवशेष है जो नीचे दबे हुए हैं वो जीवाश्म कहलाएंगे। तो ये जीवाश्म ये ईंधन यानी कि कोयला भी पेड़ पौधों से ही बना था, और पेट्रोलियम भी पेड़ पौधों से इनसे ही बना है, नीचे दबने से बना है। तो ये जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन दो प्रकार के, दो उदाहरण है, तो एक कोयला याद कर लो, एक पेट्रोलियम याद कर लो। अब देखो आगे ये लाइन आ रही है कि पेट्रोलियम का निर्माण भी कैसे हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण भी कोयले की तरह ही वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के पृथ्वी के नीचे दबने और कालांतर कालांतर यानी लंबे समय में, कई हजारों वर्षों में उनके ऊपर उच्च ताप और उच्च दाब, देखो उच्च दाब दाब तो ज्यादा है क्योंकि मिट्टी में नीचे दब गए और पृथ्वी के अंदर तापमान ज्यादा होता है, के आपतन के कारण हुआ। यानी कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से कोयला बना था वैसे ही पेट्रोलियम बना है। ठीक है, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल, अब देखो सुनो ध्यान से, क्या होता है, आपने नाम सुना होगा कि तेल के कुएं, जैसे अपने इराक है, ईरान है, वहां तेल के कुएं हैं। अपने आसाम में डिगमोई है, बंबई में बॉम्बे हाई है, वहां पेट्रोल के बड़े बड़े कच्चे तेल के कुएं हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम जो नीचे से निकालते हैं तो नीचे चट्टाने हैं, और चट्टानों से जो तेल निकल के आता है वो पेट्रोलियम कहलाता है, चट्टानों का तेल ही पेट्रोलियम कहलाता है। ठीक है ना। तो यहां ये इसके और नाम क्या क्या, देखो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल। देखो परिष्कृत का मतलब होता है जिसको शुद्ध कर दिया जाए, परिष्कृत यानी कि शुद्ध, प्योर। लेकिन ये कैसा है, इसमें तो बहुत सारी चीजें मिली हुई है, ये शुद्ध नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अपरिष्कृत। ठीक है, यानी कि इसके अंदर पेट्रोलियम को बाहर निकाल लेंगे अपन, जिस प्रकार से कुएं से पानी आता है ना,
ट्यूबवेल से पानी आता है वैसे ही तेल निकलता रहता है। और ये अपरिष्कृत होता है, यानी कि इसमें बहुत सारी चीजें मिली होती हैं, ये उस समय काम में नहीं ले सकते अपन इसको प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है, इसको परिशुद्ध करेंगे, इसको शुद्ध करेंगे, और इसी को कच्चा तेल भी कहते हैं, ठीक है, इसको चट्टानों का तेल भी कहते हैं, ये अन्य नाम है इसके, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये पेट्रोलियम के अन्य नाम हो गए। जो काले गाढ़े रंग का द्रव्य होता है, बिल्कुल काले रंग का होता है, गाढ़ा गाढ़ा यानी कि शहद जैसा होता है, ठीक है, और इसमें विभिन्न अवयव पाए जाते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें मिली होती हैं। तो देखिए आगे पेट्रोलियम के आगे लिखा है। अब इसको कैसे शुद्ध कैसे करते हैं फिर, ठीक है, अभी लिखा था कि अपरिष्कृत है, तो इसको परिष्कृत कैसे करेंगे, शुद्ध कैसे करेंगे, ये इसमें सारी चीज मिले हुए हैं, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, केरोसिन भी है, कोलतार भी है ना, ये वेसलिन है, ये सारी चीजें इसमें मिली होती हैं, उसको अलग अलग करने के लिए अलग अलग तापमान पे गर्म करेंगे। तो जब पेट्रोलियम को अलग अलग तापमान पे गर्म करते हैं तो उसे कहते हैं प्रभाजी आसवन। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकता है इसमें से कि प्रभाजी आसवन क्या है। प्रभाजी आसवन क्या है, तो आपको लिखना है, यहां से याद करना है कि प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग अलग किया जाता है। और प्रभाजी आसवन का मतलब यह है कि अलग अलग तापमान पे गर्म करके पेट्रोलियम के उत्पाद बनाना। उत्पाद जैसे प्रभाजी आसवन से पेट्रोल अलग हो जाएगा, ठीक है, डीजल अलग हो जाएगा, केरोसिन अलग हो जाएगा, प्राकृतिक गैस जिसको अपन नेचुरल गैस कहते हैं, ठीक है ना, ये अलग हो जाएगी। वेसलिन अलग होगी, वेसलिन जो अपन सर्दियों में लगाते हैं ना, त्वचा को जो रूखी सूखी हो जाती है उसको उससे बचने के लिए, टीवी वगैरह में खूब ऐड आते हैं, अपन यूज भी करते हैं वेसलिन, ठीक है। और स्नेहक, स्नेहक ऐसे पदार्थ हैं जो घर्षण को कम करने वाले होते हैं, जैसे अपन साइकिल मोटरसाइकिल वगैरह इसमें जो ऑयल डालते हैं, कहाँ जो पुर्जे हैं, जैसे जो बेरिंग घूमता है, आपने साइकिल की चेन है वहां आपने ग्रीस लगाया होगा, तो ग्रीस भी एक प्रकार का स्नेहक है और वो भी पेट्रोलियम का ही उत्पाद है, ठीक। तो ये सारी चीजें अपने पेट्रोलियम से बनती है, कैसे, प्रभाजी आसवन विधि से, यानी कि अलग अलग तापमान पे गर्म करने से ये सारी चीजें अलग अलग प्राप्त हो जाती हैं, ठीक। अब देखिए आगे क्या बता रहा है कि कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। अभी मैंने बताया था कि किन्हीं दो जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए, तो ये दोनों यहां भी आगे दोबारा, जो कि प्रकृति के अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय, देखो नवीकरणीय का मतलब जिसको बार बार काम में लेते हैं उसे तो कहते हैं नवीकरणीय, परंतु जिसको एक बार ही काम में लिया जा सकता है उसे कहेंगे अनवीकरणीय। यदि कोयले को अपन जला देंगे तो राख बन जाएगी, दोबारा काम में नहीं आएगा। पेट्रोलियम जल के धुआं, ठीक है, उसे इंजन चलता है, मोटर गाड़ियां चलती हैं धुएं के रूप में, तो पेट्रोलियम भी, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि दो अनवीकरणीय संसाधनों के नाम लिखिए, तो कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है। इसके निर्माण में सैकड़ों वर्ष लगते हैं और प्रकृति में इसकी मात्रा सीमित ही है, यानी कि कभी ना कभी इसके भंडार खत्म हो जाएंगे, कोयले की खान भी खत्म हो जाएगी, पेट्रोलियम डीजल भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो सब चीजें ये सीमित मात्रा में है। अगर मानव इसी अंधाधुंध इनका उपयोग करता रहा तो भविष्य में संसाधन समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इनका उपयोग बहुत ही विवेकपूर्ण न्याय उचित तरीकों से करना चाहिए, यानी कि हमें सोच समझ के इनका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा गैर परंपरागत स्रोत, अब देखो गैर परंपरागत, परंपरागत का मतलब जो पुराने समय से काम में आ रहे हैं, और गैर परंपरागत यानी कि जिसको अभी विकसित किया जा रहा है कुछ ही वर्षों में भी, जिनको अपन ने काम में लिया है, जैसे वायु से पवन ऊर्जा, ठीक है ना, पवन चक्कियां होती है वो घूमती है उससे बिजली बनती है, तो ये गैर परंपरागत स्रोत है। यहां से भी क्वेश्चन आएगा, आपके याद कर लीजिएगा कि किन्हीं दो गैर परंपरागत स्रोतों के नाम लिखिए, तो वायु यानी पवन ऊर्जा, दूसरा प्रकाश, प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश जिसको सौर ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना, सोलर प्लेट्स होती हैं जिससे आजकल तो जो है खेतों में गाँव में जो है इसके अपने ट्यूबवेल भी इसको चलाते हैं, ठीक है, बिजली बनती है इससे। और जल, जल यानी कि जिससे अपने जल विद्युत संयंत्र जहां स्थापित किए गए बिजली टरबाइन घुमाते हैं बांध बना करके, वहां से बिजली बनती है। तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, ये आपको याद रखने हैं के अधिक के रूप में अधिक प्रयोग करना चाहिए, इनके इनको हमें काम में लेना चाहिए, क्योंकि ये नवीकरणीय है, दोबारा काम में आ जाएंगे, हवा फिर चलेगी फिर काम में आती रहेगी, प्रकाश रोज अपन को सूर्य से मिलता है, ये काम में आता रहेगा, ठीक है। जल को अपन बार बार रोक के बांध बना लेंगे जगह जगह पर, और वो बांध से पानी निकालेगा तो प्रेशर से वो टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा तो उसे जनरेटर से बिजली बननी शुरू हो जाएगी। पवन चक्की में भी यही होता है, पवन चक्कियां जो बड़ी बड़ी पंखुड़ियां होती है वो घूमती है, और घूमने से नीचे उसके टरबाइन जुड़ा होता है, टरबाइन या जनरेटर जुड़ा होता है, जनरेटर घूमेगा तो बिजली बनेगी, ठीक है। तो ये प्रकृति में प्रचुर मात्रा में है। प्राकृतिक गैस के स्थान पर बायोगैस का उपयोग किया जाना चाहिए। देखो ये इंपोर्टेंट बात आ रही है आगे, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बन के जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस यानी कि जो पेट्रोलियम के साथ निकलती है उस समय, वो प्राकृतिक गैस है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, और जी का मतलब गैस। और जब अपन इस गैस को संपीड़ित कर देते हैं, इसको दबा करके है ना सिलेंडरों में भरते हैं, तो इसे कहेंगे सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
ये गैस मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में भी बहुत काम आती है और इसमें कार्बन की मात्रा जो है कम होने के कारण ये प्रदूषण कम देती है। दूसरी बात प्राकृतिक गैस जो है अपने घरों में जो सिलेंडर लगे होते हैं वो तो है अपने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना, वो तो पेट्रोलियम गैस है और ये प्राकृतिक गैस है, इसको सीएनजी जो है नेचुरल गैस कहते हैं, सीएनजी वाली वो बात कर रहा है। तो ये भी सीमित है, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ निकलती है तो ये भी कभी समाप्त हो जाएगी, तो हमें इसके स्थान पर बायोगैस को उपयोग में लेना चाहिए। बायोगैस जिसको अपन गोबर गैस भी कहते हैं या मार्स गैस भी कहते हैं। और आपने गोबर गैस संयंत्र के बारे में नाम सुना होगा कि एक टैंक होता है, उस टैंक में जो गाय भैंस जो है उनके गोबर को डाल करके अपन बायोगैस बना सकते हैं, ठीक है। तो अपने और इस बायोगैस से जो गैस बन जाएगी उससे अपन उसको काम में ले लेंगे चूल्हे के अंदर जो है ठीक है, खाना वगैरह पकाने के लिए। और वो जो इसकी खाद जो गोबर है वो उसको बाहर निकालेंगे टैंक से, तो उसकी खाद को अपन स्लरी कहते हैं, जिसको अपन खेतों में छिड़क सकते हैं, काम में ले सकते हैं। तो बायोगैस का उपयोग करना चाहिए। अब आगे बता रहा है एक तो चीज ये प्राकृतिक गैस के स्थान पर बायोगैस, बायोगैस की बात होगी। दूसरा आता है बायोडीजल। बायोडीजल, ठीक है। बायो मतलब जीव, जीव जीव में दो चीजें हैं, पेड़ पौधे और जंतु, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बायोडीजल है ये पौधों के जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीजों से, जैसे जेट्रोपा पौधा का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। रतन जोत जिसको कहते हैं, जेट्रोपा बायोडीजल एक पौधा है, उसके बीज से तेल निकलता है, ठीक है। तो ये बायोडीजल कहलाएगा, यानी पौधों से डीजल के जैसा ही तेल निकलता है। डीजल एक वैज्ञानिक हुए, ठीक है, डीजल एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने डीजल इंजन के बारे में सबसे पहले बताया था। तो जो गाड़ी का इंजन होता है ना डीजल से चलता है, पेट्रोल से चलता है, तो डीजल एक वैज्ञानिक के नाम में चल रहा है ये नाम, ठीक है। तो बायोडीजल यानी कि पेड़ पौधों की जो बीज है उन बीजों से डीजल प्राप्त होता है, उसको बायोडीजल कह देंगे। तो बायोडीजल जैविक स्रोतों से, जैविक यानी कि पेड़ पौधों से स्रोतों से प्राप्त एवं डीजल के समतुल्य ईंधन है, यानी कि डीजल के जैसा ही है, इसका नाम ही बायोडीजल है। यह 100% नवीकरणीय स्रोतों से बनाया गया है, यानी कि नवीकरणीय, इसको अपने पेड़ पौधों के बीज होंगे उसको आगे और लगा देंगे, यानी कि पेड़ पौधे में फूल आते रहेंगे इसमें जेट्रोपा में और बीज बनते रहेंगे, हर साल बीज बनते हैं। परंपरागत डीजल इंजनों को बिना परिवर्तन किए चला सकता है, यानी कि जो गाड़ी डीजल से चलती है, ठीक है, वर्तमान में उसके अंदर भी अपन बायोडीजल डाल सकते हैं, दूसरे इंजन की आवश्यकता नहीं है, ठीक। यह परंपरागत ईंधनों का एक स्वच्छ, यानी कि परंपरागत तो कौन सा हो गया, जो अपन डीजल है ना, डीजल कौन सा, पेट्रोल डीजल, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसकी तुलना में ये स्वच्छ है। पहली बात तो ये, क्योंकि इसमें प्रदूषण कम होता है, इससे स्वच्छ विकल्प है। इसको भविष्य का ईंधन माना जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये क्वेश्चन यहां से बन के आ सकता है, एक नंबर का छोटा क्वेश्चन है कि किस ईंधन को भविष्य का ईंधन माना गया है, तो बायोडीजल को माना गया है, ठीक है। यह विषैला नहीं होता और जैव अनिम्नकरणीय है। देखो, जैव निम्नकरणीय और जैव अनिम्नकरणीय दो चीज होती है। जिसका जैविक अपघटन हो जाए, जैसे प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक और कांच होता है, वो लंबे समय तक मिट्टी में वापस नहीं अपघटित नहीं होता है, तो वो तो हो गया जैव अनिम्नकरणीय। और जैव निम्नकरणीय जैसे कागज है, अपने सब्जियों के छिलके वगैरह है, तो वापस 10-15 दिन बाद में क्या होता है कि वो मिट्टी के अंदर ही बदल जाते हैं, ठीक है ना, उनकी मिट्टी बन जाती है, जो आसानी से अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का बायोडीजल जो है ये जैव निम्नकरणीय है, ठीक है। बायोडीजल के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह दूसरे जीवाश्म ईंधनों की भांति पर्यावरण के लिए हानिकारक हानिकारक नहीं है। जैसे कोयला और जो पेट्रोलियम है ना, वो तो हानिकारक है, मोटर गाड़ी से धुआं निकलता है, पेट्रोल डीजल के जलने से कोयले से भी धुआं निकलता है। तो जीवाश्म ईंधन तो क्या पर्यावरण के लिए हानिकारक है, वायु प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक है। परंतु बायोडीजल जो होगा वो उससे किसी भी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, यानी कि धुआं नहीं देगा ये। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बायोडीजल की व्यावसायिक खेती के लिए, यानी सरकार इसके लिए लोन भी देती है, सब्सिडी देती है, ठीक है, ताकि इसकी खेती की जा सके। जेट्रोपा पौधे की प्रोत्साहित करने के लिए बायोफ्यूल, फ्यूल बोलते हैं अपन तेल को, ठीक है ना, ऑयल फ्यूल यानी कि ईंधन को बोलते हैं, वैसे ईंधन को फ्यूल कहते हैं अंग्रेजी में, तो अपन यहाँ तेल की बात कर रहे हैं, तो बायोडीजल है बायोफ्यूल मिशन चलाया गया है एक तो, और दूसरा है बायोफ्यूल अथॉरिटी, इसका गठन किया गया है। तो ये दो चीजें हैं यहाँ पर जो राजस्थान सरकार इसमें काम कर रही है। और अंत में जो इसमें तीसरा पॉइंट जो आता है वो ये है सतत पोषणीय विकास। ये एक परिभाषा आ सकती है आपके 1 नंबर की कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। अब देखो यहां सीधी सी बात आ रही है, किसी भी संसाधन का प्रयोग, किसी भी संसाधन, चाहे वो जैसे संसाधन, चाहे मिट्टी की बात हो या पानी की बात हो, या संसाधन अपने, ठीक है ना, या बायोडीजल की इनकी बात, डीजल की बात हो, पेट्रोलियम की बात हो, कोयले की बात हो, तो किसी भी कोई भी संसाधन हो चाहिए,
ठीक है। अपने जो संसाधनों के नाम सुने हैं, पानी भी संसाधन है, मिट्टी भी एक संसाधन है। संसाधन का मतलब जो हमारे काम में आते हैं वो हमारे लिए संसाधन है। तो संसाधन, किसी भी संसाधन का प्रयोग सतर्क होकर करना चाहिए। यानी हम इसको ऐसे ही इनका उपयोग करते रहेंगे तो ये एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे। तो हमें बिल्कुल चौकन्ना रह के इनका उपयोग होना चाहिए, ताकि उस वस्तु का प्रयोग न केवल हम कर सकें, बल्कि जिसका प्रयोग आगे आने वाली समय की पीढ़ी भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सके। यानी कि हमारा जीवन काल पूरा होने के बाद में और भी आगे की पीढ़ियां आएंगी, प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, है ना, इस प्रकार से पीढ़ियां चलती रहती हैं। तो वो भी इनका उपयोग कर सके, वरना वो हमें गालियां देंगे कि ये हमारे जो दादा परदादा हुआ करते थे उन्होंने सारा डीजल, सारा पानी, है ना, सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। तो ऐसा नहीं हो, हमें इनका सोच समझ कर ही बिल्कुल तरीके से इनका उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में कोयला और पेट्रोलियम के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।